बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गेस्ट इन टाउन के एक और एपिसोड के साथ नोमान खान आपकी खिदमत में हाजिर। आज मेरे मेहमान एक ऐसे पाकिस्तानी जो कैंटन ओहायो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। आपने एक ख़ास मुकाम और मर्तबा हासिल किया डॉक्टरी की फील्ड में। डॉक्टर रज़ा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर रज़ा, आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आप अमेरिका में कितने साल से मुकीम हैं और क्या चीज़ आपको अमेरिका ले गई? तकरीबन 21 साल से मैं वहाँ पे अमेरिका में काम कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मुझे वहाँ पे लेके गई वो उसका बुनियादी मकसद था मज़ीद तरबियत हासिल करना मेडिसिन की तालीम पाकिस्तान में मुकम्मल करने के बाद। तो मेरा जहाँ तक इरादा था कि ऑन्कोलॉजी, जिसमें कि कैंसर के मरीज़ों को इलाज करने की तरबियत आपको सिखाई जाती है, उसे मैं मुकम्मल करना चाहता था। तो जब आज से 21 साल पहले मैं ये चीज़ करना चाहता था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर उस ट्रेनिंग की सहूलियात मौजूद नहीं थी। तो जो ऑप्शंस थी उसमें से जो मुझे सबसे बेहतर लगी वो ये थी कि मैं USA यानी अमेरिका चला जाऊँ और वहाँ से ये तरबियत हासिल करूँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तकरीबन 21 साल पहले। अच्छा, आपने तालीम पाकिस्तान में भी हासिल की और उसके बाद आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी तालीम हासिल की। आप इन दोनों तालीम का मुवाजना कैसे करते हैं? दोनों इस तालीम के जो सिस्टम है उनमें फ़र्क ज़रूर मौजूद है। दोनों की अफादियत अपने तौर पे आप कह सकते हैं कि बारतौर है। अमेरिका के अंदर जो सिस्टम था उसके अंदर ज़्यादातर जो आपके इम्तिहानात हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें कि एक से ज़्यादा आपको सवाल की ऑप्शन दी जाती है और एक जो इम्तिहान देने वाला है वो उसमें से पिक करता है कि जी ये सवाल ठीक है। जो यहाँ पे तरीका इम्तिहान था उसमें अमूमन एक लंबा मजमून की सूरत में जवाब दिया जाता है, जिसमें कि आप मजमून को महदूद अंदाज में भी पढ़ के बड़े अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। लेकिन जब तक आपने उसको कम्प्रीहेंसिव यानी जामे तौर पे मजमून को पढ़ा ना हो, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले इम्तिहान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो एक तो बुनियादी फ़र्क ये था कि तरीका इम्तिहान जो है वो फ़र्क है। तो उसमें अगर आप किसी चीज़ को कुल्ली तौर पे जानना चाहें तो मेरे नज़दीक वो तरीका दुरुस्त है। अब दोनों मुल्कों का जो तरीका इम्तिहान है उसमें काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। अच्छा, मैं ये यहाँ डॉक्टर रज़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान में आपने डिस्टिंक्शन हासिल की और यहाँ पे आप एक अच्छे बैकग्राउंड स्टूडेंट थे, लेकिन उसके साथ साथ जब आप अमेरिका में गए और वहाँ पे बहुत सारे और मुल्कों के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, तो आपने अपने आप को उनमें कैसा पाया? जी, ये अल्लाह का करम है कि जो तालीम आपको पाकिस्तान में दी गई वो अपनी कुछ छोटी मोटी कोताहियों के बावजूद इस काबिल आपको ज़रूर बना देती है कि दुनिया में जहाँ भी आप जाएं, आपका किसी के साथ भी मुआवजा किया जाएगा तो आप अपने को उनसे किसी तरह कमतर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि बसा औकात आपकी तालीम उनके बराबर या उनसे बेहतर आपको मुकाम दिलवाने की अहलियत रखती है। तो जब मैंने वहाँ पे काम शुरू किया मैंने भी यही महसूस किया कि जो आपको सिखाया गया है, वो जो असातिज़ा ने आप पे करम किया, आपके साथ काम किया, वो आपके लिए काफ़ी था। ठीक है, आपकी कुछ पब्लिकेशंस भी उनके पीरियडिकल और मैगजीन्स में छपती रही हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताइए। मेरा रिसर्च का जो इंटरेस्ट है वो कैंसर के अंदर फेफड़ों के सरतान यानी लंग कैंसर के ऊपर है। तो जो ज़्यादातर मेरी पब्लिकेशंस हैं उनका ताल्लुक भी लंग कैंसर की रिसर्च से है, या जो कॉम्प्लिकेशंस या जो बीमारियां लंग कैंसर के साथ मरीज़ों में देखी जाती हैं उनसे मुतल्लिका रिसर्च के बारे में। तो यही मेरा फोकस रहा है और इसी के ऊपर मेरी पब्लिकेशंस हैं। ठीक है, और उन पब्लिकेशंस को जिस वक्त अमेरिकन पब्लिक में ले जाया जाता है तो क्या वो एज ए पाकिस्तानी डॉक्टर के तौर के ऊपर सामने जाती हैं उनके? नहीं, जब आपने इतने सालों से वहाँ पे काम किया हुआ है तो वो इस सूरत में नहीं आप उसको पेश करते कि ये पाकिस्तान से आए हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और ये उस रिसर्च। लंग्स कैंसर दुनिया में एक सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर है और आप उसके डॉक्टर हैं। आप क्या पाकिस्तानियों को बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कैंसर सबसे मोहलिक है। तो इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो लंग कैंसर की वजह से फौत हो जाएंगे। USA के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग वहाँ पे लंग कैंसर की वजह से फौत होते हैं
और ये अकेला कैंसर जो है अगले 4 या 5 कैंसर से जो अमवात होती हैं, उस अकेले कैंसर की वजह से जो अमवात हैं वो उससे ज़्यादा है। तो इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है। इसका हल सादा है कि जितना आप तंबाकू नोशी से बचेंगे उतना ही इस कैंसर के होने का इम्कान कम है। तो जो हम मरीज़ देखते हैं उनमें से 90% वो हैं जिन्होंने सिगरेट पिए हुए हैं या तंबाकू किसी शक्ल में इस्तेमाल किया है। तो 10% और हैं जिनमें किसी और वजह से ये कैंसर पैदा हुआ और वो उसकी वजह से जाँ बहक हुए। लेकिन सिगरेट छोड़ना जो है उसको बहुत ही ज़रूरी समझा जाए, ना सिर्फ लंग कैंसर बल्कि एक लिस्ट है जिसमें दर्जनों और सैकड़ों और अमराज हैं जिससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर रज़ा, हमें ये बताइए कि माहौल की आलूदगी से भी क्या लंग कैंसर एसोसिएटेड हैं? जी बिल्कुल है। ये लंग कैंसर जो है उसका थोड़ा सा रोल जीन्स का है कि आप पैदा कैसे हुए, उसकी वजह से आपका रिस्क ज़्यादा है इससे मुतासर होने का। दूसरा जो है माहौल का असर आप पे ज़रूर होता है, जिसमें ये तंबाकू नोशी यकीनन माहौल की बात थी, पर ये तमाम आलूदगी जो है जितने भी पॉली एरोमेटिक कार्बन्स जो हैं वो उनकी भी एक लंबी लिस्ट है, जिसमें धुआं जो कि आपकी गाड़ियों से खारिज हो रहा है या इंडस्ट्रियल प्लांट से खारिज हो रहा है, वो तमाम चीज़ें जो लंग को इंजर करती हैं या ज़ख्मी करती हैं, उनकी वजह से लंग कैंसर के बढ़ने का चांस है। अब ये माहौलियात के बारे में काम हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस आलूदगी से बचाया जाए। उससे जितना बचाया जाए उससे ना सिर्फ लंग कैंसर बल्कि दमा और दूसरी जो बीमारियां हैं फेफड़ों से मुतल्लिका उसमें कमी ज़रूर वाक़या होगी। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की बिल्कुल ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं चलते चलते बता दूं कि रेडॉन एक ऐसी गैस है जो कि उमूमन ज़मीन के अंदर पाई जाती है। तो ये एक ताबकार मादा है जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद है। उसके अंदर से डीके या जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा वजह लंग कैंसर की है वो रेडॉन है। अब मेरे इल्म में नहीं है कि यहाँ पे जब हम घर बनाते हैं हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे रेडॉन है कि नहीं। उसका इलाज बड़ा सादा है। आप ज़मीन में गड़ा खोदते हैं, उसमें थोड़े कंकड़ डालते हैं, एक पाइप उस वेल के अंदर या कुएँ के अंदर आप 2 या 3 फुट ज़मीन से नीचे ले जाते हैं, फिर उसकी दूसरे सिरे के ऊपर जो एग्जॉस्ट फ़ैन है या जो पंखे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगा दिया जाता है। तो उससे जितनी रेडॉन गैस है वो घर के अंदर नहीं आती बल्कि बाहर निकल जाती है। अब ये इस चीज़ का ना होना ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी ख़तरा है। तो इस चीज़ के बारे में भी काम होना चाहिए कि हमें अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर जानना चाहिए कि किन किन इलाकों में रेडॉन मौजूद है और वहाँ पे लोग जो घरों में रह रहे हैं उन्हें इसका पता होना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। दमा और एलर्जी पाकिस्तान में एक बढ़ती हुई बीमारी है, क्या आप इससे तशख़ीस के कुछ हमें पहलू भी बता सकते हैं? जी, दमा और एलर्जी जो है वो कई दफ़ा उनमें बड़ा मजबूत लिंक पाया जाता है। वो इस तरह है कि अगर आपको किसी माहौलियाती वजह से एलर्जी है किसी चीज़ से, तो जो आपका जिस्म है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो उसकी बहुत सारी अलामात सामने आ सकती हैं। जिल्द के ऊपर सुर्खी आप देख सकते हैं जिसको रैश बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में जो सांस की नाली है उसके अंदर वो सोजिश जो है उसकी वजह से हवा जो है फेफड़ों के अंदर और बाहर नहीं जा सकती, तो वो एज़मा है, तो उसको हम दमा बोलते हैं। तो अगर किसी को कोई एलर्जी है उसके इलाज मौजूद हैं। एलर्जेंस के ज़रिए उन्हें डिसेंसिटाइज़ किया जाता है, जिसका मतलब कि बहुत छोटी तादाद के अंदर अगर एलर्जन किसी को पता है, मसलन वो जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो ज़मीन है आपकी जिस पे आप बैठे हैं आप उससे एलर्जिक हो सकते हैं, तो उसके इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो जिल्द के नीचे दिए जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को उसका आदी बनाया जाता है, तो उससे ये कमी वाक़या हो सकती है। फिर तमाम वो चीज़ें जो माहौल को दुरुस्त कर सकें, जैसा कि ये धुआं आलूदा और इंडस्ट्रियल प्लांट से जो चीज़ें आपके सांस की नाली के अंदर जा रही हैं उनमें कमी वाक़या की जा सके। फिर कुछ चीज़ें और बड़ी सादा हैं, मसलन अगर आप किसी को कोई परों का तकिया इस्तेमाल कर रहा है उसको उससे बचना चाहिए। उसके अगर आप वो प्लास्टिक का कवर लगा दें तो वो जो किसी को परों से एलर्जी है उसको ये दमे का अटैक शुरू नहीं होगा। फिर आपके जो घरों के अंदर कालीन है इनके अंदर डस्ट माइट एक छोटा सा कीड़ा है जो कि डस्ट के ऊपर परवरिश पाता है, वो मौजूद हो सकता है। तो अगर कालीन अगर आप वहाँ से उठा सकते हैं तो वो बेहतर है। ये अगर कोई फ़र्श मार्बल का है या सिर्फ सीमेंट का है या उसके ऊपर कोई वुड लगी हुई है उसके अंदर ये होने का इम्कान कम है।
इसी तरह अगर आपकी बेडिंग है, अगर आप कोई रज़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे आप है, तो उसके ऊपर आप कोई ऐसा कवर चढ़ाएं, मसलन प्लास्टिक का कवर चढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना खुशनुमा कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से जो चीज़ आपकी सांस की नाली के अंदर सोजिश पैदा करती है, उसको अगर आप रोक सकें तो उससे दमे के जितने अटैक्स हैं वो कम होंगे। उसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलिए, वो आपको कोई ना कोई दवाई देंगे जो अमूमन इन्हेलर्स जो कि आप मुंह के ज़रिए सांस की नाली के अंदर लेते हैं, उससे अगर दमा का अटैक हो तो आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिलती है। तो ज़रूर अपने फिजिशियन जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे भी रब्ता कीजिए। डॉक्टर रज़ा, अब आप एक इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर हैं, आपने वहाँ पे ज़िंदगी का अब बेशतर हिस्सा गुजारा है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए अभी भी वहाँ पे मौक़े मौजूद हैं? मेरे मुताबिक अभी भी मौक़े मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में उनकी तादाद जो है, जो एप्लीकेंट्स चाहिए होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती। तो अभी भी हमारे डॉक्टरों को जदीद इल्म सीखने की ज़रूरत है और वहाँ पे लोग उन्हें सिखाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे नज़दीक अब भी जितने लोग वहाँ पे जाना चाहें, वो अपना प्लान, जो उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उसको इस वजह से मत छोड़ दें कि कुछ वीज़ा लेने की पाबंदी है या कुछ मीडिया के अंदर ऐसी ख़बरें आती हैं। वहाँ पे जाके वो महसूस करेंगे कि उनको भी उतना ही हक़ हासिल है तालीम हासिल करने का जितना किसी और मुल्क के शहरी को वहाँ पे जाके तालीम हासिल करने का। क्या उन तकालीफ पे आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि जो कि यहाँ से जाने वाले डॉक्टर्स को पेश आती हैं? कुछ का ताल्लुक तो उसी बुनियादी तरीक़ा तालीम से है कि चूँकि हमारा तरीक़ा तालीम मुफ्त फ़र्क है, जो USA का तरीक़ा तालीम है, उसको आपको नए सिरे से अपनी तैयारी जो है उसको मुकम्मल करना पड़ता है। दूसरी चंद चीज़ें कभी कभी वीज़ा लेने में कबात महसूस करते हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वीज़ा की ज़्यादा हो जाती हैं, जिस पे एज ए डॉक्टर्स बॉडी जो वहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो अमेरिकन हुकाम के साथ, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के साथ इन टच रहते हैं कि इन रिस्ट्रिक्शंस को रीज़नेबल रखा जाए, कम ना किया जाए। तीसरी चीज़, आप अपना घर बार छोड़ के, अपने ख़ानदान के लोग छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं, तो उस नए माहौल में एडजस्ट होना जो है वो भी एक चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल आपको फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, पाकिस्तान के इमेज पे कुछ बात करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स से भी रिलेटेड रहते हैं, वहाँ पे आप अपने पेशेंट्स से भी रिलेटेड रहते हैं और वो जानते होंगे कि आप एक पाकिस्तानी भी हैं। सो आप एक एम्बेसडर भी का रोल भी अदा करते हैं। उनके दिमागों में, उन अमेरिकन के दिमाग में किस किस्म के पाकिस्तानियों के बारे में सवालात हैं? तो ये जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो पीपल टू पीपल कि जो आम अमरीकी अवाम है उसका क्या नज़रिया है पाकिस्तानियों के बारे में। कुछ जो है वो मीडिया और जो करंट इवेंट्स हैं वो उसको नेगेटिव अगर कवरेज मिल रही है तो कुछ थोड़े अरसे के लिए उससे उन पे असर तो ज़रूर होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इमेज है पाकिस्तान का वो अब भी खासा बेहतर है। फिर ये जितने पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है। तो जब वो सोचते हैं कि पाकिस्तान के बारे में मीडिया में कोई बुरी खबर छपी है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये जो 5 पाकिस्तानी हम देख रहे हैं जो हमारे दोस्त हैं या हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ कितना अच्छा सलूक कर रहे हैं या हमारी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक पूरा होते रहे हैं, तो वो उसको अजाला करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ मौजूद है जो कि उनके सियासी और समाजी तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है। अब वो एक छोटी सी फोर्स भी हो गई है। तो क्या आप समझते हैं कि आप उनकी लेजिस्लेशन में या उनके डिसीजन मेकर्स को अफेक्ट करने के अंदर कोई रोल अदा कर सकते हैं? कि ये होता आ रहा है, जो उनके कांग्रेसमैन हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की इनफरादी सतह के ऊपर ये जो डायलॉग है ये जारी रहता है। तो उसमें कुछ ये जो शुबहात पैदा हो जाते हैं बाज़ दफ़ा दोनों ममालिक की दोस्ती के बारे में, उनको दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उस वक़्त तशरीफ़ ले गए पाकिस्तान से जिस वक़्त कैंसर और ऑन्कोलॉजी की जो है वो हायर एजुकेशन यहाँ अवेलेबल नहीं थी। अब इतने सालों के बाद अब पाकिस्तान में क्या सिचुएशन? उससे बेहतर है जब मैं छोड़ कर गया। तो अब ये है कि जो डॉक्टर मेरे जैसे थे गए, उनमें से माशाल्लाह कुछ वापस आ चुके हैं। तो उन्होंने ये अज़म ठाना हुआ था कि वो इसको यहाँ पे जो नए ट्रेनीज़ हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। तो FCPS पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन जो है उसके ज़ेर निगरानी
उनको तालीम देने की और FCPS इन ऑन्कोलॉजी की सहूलत मौजूद है। तो अब कम से कम ये है कि जो पाकिस्तान में रह के भी इसकी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तरबियत हासिल करना चाहते हैं, उसके मौके मौजूद हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इसके ऊपर रोशनी डालिए कि ये क्या कर रही। अपना जी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो उसमें USA और कनाडा दोनों शामिल हैं। तो उसके मकासद के अंदर पहला तो यही था कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो मिलकर बैठ सके, तो ये उनका पहला मकसद था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ चीज़ें रूनुमा हुई जिनमें उन्होंने पाकिस्तान में जो मेडिकल नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करना जो है उनके मकासद के अंदर शामिल है। कुछ सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं जिसमें साफ़ पानी पिलाने के लिए या बुनियादी सेहत के मरकज़ कायम करने के लिए और इवन स्कूल्स कायम करने के लिए बहुत बड़े स्केल पे नहीं लेकिन छोटे स्केल पे वो कोशिशें जारी हैं। तीसरा जो था वो अपना की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर आम आवाम के जो हुकूक़ हैं वो उन तक पहुँचने चाहिए। तो उसके लिए चाहे वो इंसाफ लोगों को मिलने की बात हो या जमहूरियत को पनपने की टाइम जो मिलना चाहिए उसके लिए कोई कोशिश हो, उन तमाम मकासद को भी अपना ने फ्रॉम टाइम टू टाइम सपोर्ट किया, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक़ मेडिकल एजुकेशन से नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और मेरा ख्याल है उससे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। मगर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में रह रही है वो वेल बॉन्डेड है? अब जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ज़रूरत की घड़ी पहुंची, कोई मुसीबत का वक्त पड़ा, उन सब ने एक ही आवाज़ से उसको रिस्पॉन्ड किया है और इन तमाम बुनियादी मकासद के लिए उनके अंदर कोई तफरका नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है। ठीक है, आप एक एम्बेसडर के तौर पर भी काम करते हैं पाकिस्तान के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जब अब मीडिया वहाँ पे भी देखा जाता है, क्या ये मीडिया इसी तरीके का मीडिया है जो कि अमेरिका का मीडिया है या पाकिस्तान का मीडिया आपको मुख्तलिफ नज़र आता है? ये मेरे अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के मीडिया में जितनी तब्दीली आई है पिछले 10 साल के अंदर उसमें एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारा मीडिया जो है इतनी आज़ादी से लोग अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं और चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या ये टेलीविज़न पे हम बैठे बात कर रहे हैं, इसको कोई फ़ोरम ही मौजूद नहीं था अंदाज़न 10 साल पहले कि आप सोच नहीं सकते थे कि आप कोई ऐसी बात टीवी पे कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद तब्दीली है कि मीडिया जो है उसके अंदर अब हम कह सकते हैं कि उतना ही आज़ाद है, उतना ही अच्छा है जितना कि किसी गैर मुल्क के अंदर है, ख़ासकर USA के अंदर। आप अपना पे रोशनी डाल रहे थे, आप भी मेंबर हैं शायद अपना के, तो आपका क्या किरदार है अपना में? जी, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ अपना का। फिर जो मेरा कॉलेज है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, उसकी एलुमनाई से मैं ज़ाती तौर पे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मैं मुंसलिक हूँ। तो बुनियादी तौर पे जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो तालीम है मेडिकल की, उसको ट्रांसफ़र करने का मेडिकल कॉलेज को ये अपना के मकासद में शामिल है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर मरीज़ों को जो कोई सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है, मसलन अभी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक सेंटर खोला गया है जिना अस्पताल में, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, उसके लिए हमने काम किया है। फिर कैंसर के मरीज़ों के लिए आउट पेशेंट कीमोथेरेपी देने के लिए उन्हें एक कीमोथेरेपी स्वीट बनाने की ज़रूरत थी, जिसमें चेयर्स के ऊपर मरीज़ को बिठा के आरामदेह हालात के अंदर कीमोथेरेपी लगा के एज एन आउट पेशेंट वहीं से फारिग किया जा सकता है, उन्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए हमारी मुशावरत और मदद की ज़रूरत थी, वो हमने किया। ये कोई प्रोजेक्ट 3 या 4 महीने पहले पूरा किया गया, वो भी जिना अस्पताल के अंदर है। तो उन तमाम छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी तकमील जारी है और जिस किसी में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर मैं अपना हक अदा करूँ। अमेरिका आज एक सुपर पावर है, व्हाट इज़ द रीज़न कि अमेरिका की इस तरक्की के पीछे इसका राज क्या है, एक पाकिस्तानी होते हुए जो यहाँ से पढ़ के गया और फिर अमेरिकी कम्युनिटी के अंदर वो फ्लरिश किया? अमेरिकी तरक्की का जो राज है उसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि वो लोग किसी भी अच्छाई को असिमिलेट, अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई टैलेंट ऐसा गया है जिसकी कि उनके माशरे को ज़रूरत है, उसने उनको इसलिए रिजेक्ट नहीं किया कि तेरा रंग काला है या तेरी जल्द का रंग ब्राउन है या तेरा मज़हब दूसरा है तो तू यहाँ पे नहीं रुक सकता। उन्होंने उन तमाम ममालिक के टैलेंट को
अपने मुल्क में रोकने, रखने और तरक्की करने के मौके दिए हैं, यहाँ तक कि उनको नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स बोला जाता है। यानी कि वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें सारे के सारे तारकीन वतन है, सिवाय उसके जो कि वहाँ पे रहने वाले बाशिंदे थे आज से 400-500 साल पहले तक। तो उन्हें इस चीज़ का एहसास है और वो इस बात में रुकावट नहीं बनते। अगर दूसरे मुल्क से कोई टैलेंट आता है उसकी वो नर्चरिंग करते हैं, नशोनुमा करते हैं और उसकी वजह से उनकी तरक्की जो है वो वाज़ेह है। दूसरा जो तालीमी माहौल है वो बड़ा इनकरेजिंग है, जिसकी वजह से आज भी दुनिया में जो ज़्यादातर रिसर्च है वो वहाँ पे हो रही है, जिसकी नतीजे में आप देखते हैं कि वो उस मकाम पे हैं जहाँ पे आप उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर रज़ा ख़ान, हमें ये भी बताइए कि आप ऑन्कोलॉजी में इतनी मंजिलें तय कर चुके, क्या आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी आपको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जैसे दूसरे डॉक्टर्स को भी? देखें जी, एक तो ये बात थी कि हम जैसे जितने भी थे उन्हें इस तरबियत को हासिल करने की ज़रूरत थी, वो उन्होंने ली, फिर उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। अमेरिका के अंदर मरीज़ों ने भी उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन बहुत बड़ी ख्वाहिश है हमारी कि जो मरीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं या जो डॉक्टर नए आए हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो भी हमारी खिदमत से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये हमारी ख्वाहिश है कि जो जितना टाइम यहाँ पे आके पाकिस्तान में इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके, उसके लिए मौके मौजूद होने चाहिए। So in other words, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जी नाजरीन, डॉक्टर रज़ा ख़ान के तजुर्बात और बातें आपने सुनी। 12वीं बड़ी कौम है पाकिस्तानी जो कि आज अमेरिका में मौजूद है। ना सिर्फ ये ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, बल्कि उसके साथ साथ कड़े वक्त में भी ये सपूत हमारे साथ खड़े रहते हैं। नाजरीन, गो के सांस तो ये अमेरिका में लेते हैं पर दिल इनके पाकिस्तान में धड़कते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मेज़बान नोमान खान आपको गेस्ट इन टाउन से खुदाफिज कहता है।